नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। क्या कोई नेता इतना भ्रष्ट, इतना असंवेदनशील हो सकता है कि अपने लालच की वजह से लोगों की जान को खतरे में डाल दे? क्या ऐसे नेता भी होते हैं जो आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, और ऐसा अवसर जो सिर्फ और सिर्फ उनके फायदे का हो? कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। लगता है क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है? तो आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको भी एक बार विश्वास नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये कैसे संभव है, लेकिन वाकई ये हुआ है। ये हवाई खबर नहीं है, बल्कि इसमें कई जांच एजेंसियां भी उतर चुकी हैं। जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, जब दुनिया में कोविड की महामारी थी, देश में लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे थे, उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे थे, लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। उस वक्त एक घोटाला किया गया, वो भी कोविड के नाम पर ही, जब जिंदगी का एक पल भी भरोसा नहीं था। और किसी की भी हो, चाहे वो कोई कितना अमीर, कितने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, या कोई गरीब, कोई सामान्य व्यक्ति हो, किसी के जीवन के एक पल का भरोसा नहीं था। तब भी क्या कुछ लोग पैसे कमा सकते हैं? इस बीमारी में भी अपने लिए अवसर तलाश सकते हैं। महाराष्ट्र में कोविड केंद्र बनाने के नाम पर घोटाला हुआ। यानी जब लोग तड़प रहे थे, हर जगह से ऐसी तस्वीर, ऐसी खबर आ रही थी जिसे देखकर, सुनकर रूह कांप जा रही थी। उस दौरान महाराष्ट्र में कोविड अस्पताल बनाने के नाम पर घोटाला हुआ। अगस्त 2022 में बीएमसी के जंबो कोविड सेंटर से संबंधित घोटाले को लेकर भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराई, और अक्टूबर 2022 में इस मामले को ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, आर्थिक अपराध शाखा को ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई पुलिस की तरफ से। इसी जंबो कोविड घोटाले को लेकर ईडी ने मुंबई और आसपास के 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस घोटाले में जिनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जो आरोपी हैं वो कौन हैं, ये सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये लोग उद्धव ठाकरे के करीबी हैं। जी हाँ, उस वक्त जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उनके करीबी हैं ये आरोपी। इनमें 3 नाम सबसे प्रमुखता से सामने आ रहे हैं: सूरज चौहान, संजीव जायसवाल और सुजीत पाटकर। सूरज चौहान और संजीव जायसवाल आदित्य ठाकरे के करीबी हैं। सूरज चौहान शिवसेना के ही युवा सेना से जुड़े हुए हैं, और संजीव जायसवाल आईएएस अधिकारी हैं, बीएमसी में अतिरिक्त नगर आयुक्त हैं। ये दोनों ही आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी हैं। यानी उद्धव ठाकरे के बेटे, जो उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे के एकदम करीबी हैं। तीसरा नाम जो है वो सुजीत पाटकर है। सुजीत पाटकर आपने शिवसेना के ही नेता हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, वो भी जेल की हवा खा चुके हैं। संजय राउत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके पारिवारिक मित्र हैं सुजीत पाटकर। इनके खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यानी सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला दर्ज किया गया है। 2020 में जब देश में कोविड के मामले बढ़ रहे थे, उस वक्त डब्ल्यूएचओ ने ज्यादा से ज्यादा बेड की व्यवस्था करने की सलाह दी थी। उस समय बीएमसी के पास केवल 4000 बेड ही मौजूद थे। तब राज्य सरकार ने फील्ड अस्पताल बनाने के आदेश दिए। आपको याद होगा, उस वक्त में टेम्परेरी अस्पताल बहुत सारे बनाए गए थे, कई नए अस्पताल बनाए गए, फील्ड अस्पताल बनाए गए। हजारों बिस्तर की व्यवस्था के साथ जंबो अस्पताल बनाने के लिए एजेंसी से मदद मांगी गई, उनसे मदद ली गई, और उसी दौरान जंबो अस्पताल बनाने के नाम पर, जंबो कोविड हॉस्पिटल बनाने के नाम पर यह पूरा घोटाला हुआ। बीएमसी ने लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज के पार्टनर्स को 2 कोविड जंबो अस्पताल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट संजय राउत के पारिवारिक मित्र सुजीत पाटकर और उनके सहयोगियों को दिया गया। जिस कंपनी को यह ठेका दिया गया, उस कंपनी को अस्पताल चलाने का कोई अनुभव ही नहीं था, और उसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। यानी धोखाधड़ी का भी मामला है, और ईडी ने मामला दर्ज किया है तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया गया वो फर्जी पेपर के आधार पर हासिल किया गया। ये घोटाला खुला कैसे?
दिलचस्प है जानना। दरअसल 2020 में पुणे के एक पत्रकार की कोरोना से मौत हुई थी। इस मामले की जांच हो रही थी। जब पत्रकार की मौत के मामले की जांच हो रही तो लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में पता चला। यानी एक जांच से यहां तक पहुंची जांच एजेंसियां, इस लाइफलाइन हॉस्पिटल के सुराग मिले। जांच में पाया गया कि इस कंपनी के पास मेडिकल सर्विसेज का कोई अनुभव ही नहीं है। सीनियर डॉक्टर्स इसके पास थे नहीं, सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स की ही टीम थी। स्टाफ भी एक्सपीरियंस्ड नहीं था, अनएक्सपीरियंस्ड था स्टाफ। फिर भी बीएमसी ने इसे 38 करोड़ का ठेका दे दिया। एक ऐसी कंपनी को जिसके पास मेडिकल फील्ड से जुड़ा कोई अनुभव नहीं था, डॉक्टर्स जूनियर थे, जो स्टाफ था वो भी अनएक्सपीरियंस था, लेकिन 38 करोड़ का ठेका दे दिया गया। इसी मामले में 16 जनवरी 2023 को ईडी, जो बीएमसी के नगर आयुक्त हैं इकबाल सिंह, उनसे भी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन अब ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये सब कुछ क्यों हुआ ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये ठेका आखिर सुजीत पाटकर, जो कि संजय राउत के पारिवारिक मित्र हैं, उनको क्यों दिया गया? उस वक्त महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? महाविकास आघाड़ी, यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। और इस मामले में जो आरोपी हैं वो उद्धव ठाकरे टीम के करीबी हैं। वही लोग इस मामले में आरोपी हैं। ये लोग घोटाले पर घोटाले करते रहे, पर जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं मोदी ईडी सीबीआई से डराते हैं। मतलब आपको घोटाला करने की खुली छूट चाहिए, आप घोटाले करते रहें, आप पर कोई कार्रवाई ना हो, कोई रोके नहीं टोके नहीं तो ठीक है। मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की बात करते हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि जो विपक्षी एकता है, इनमें आप देख लीजिए, सीरीज देख लीजिए नेताओं की, इनमें वो लोग शामिल हैं, वो लोग सबसे ज्यादा बेचैन परेशान हैं, जिनका नाम घोटालों में शामिल है, जिनके पार्टी के लीडर्स से या उनके दूसरे नेताओं से या उनके परिवार के लोगों से घोटाले में पूछताछ हो रही, उन पर कार्रवाई हो रही, वही लोग इसमें शामिल हैं। दरअसल ये लोग चाहते हैं कि इन्हें घोटालों की छूट मिल जाए, अगर नहीं मिलेगी तो ये कहना शुरू कर देते हैं कि मोदी ईडी सीबीआई से डराते हैं। मैं कहती हूँ अगर डराते हैं, चलिए मान लिया मोदी दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें तथ्य नहीं मिलते? क्या अदालतें इस मामले में जमानत नहीं देती? अदालत क्यों इस मामले में आपको ये क्वेश्चन नहीं कर देती? आप अदालत जाते हैं, अदालत क्यों आपकी बात नहीं मानती? 18 दल गए थे कहने कि हमारे खिलाफ ईडी सीबीआई का उपयोग कर रही है केंद्र सरकार, अदालत ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था आपको। तो ये झूठ फैलाना बंद कीजिए, क्योंकि आप इतने असंवेदनशील हैं कि जब देश में लोग मर रहे थे, जब देश में लोगों को इलाज की जरूरत थी, तो आप जैसे लोग पैसा बना रहे थे, अपनी तिजोरियां भर रहे थे, लोगों की जान की परवाह नहीं थी आपको। जब एक एक जान को बचाना इतना मुश्किल था, तो आप लोग घोटाले में व्यस्त थे, घोटाले कर रहे थे। इसीलिए भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई सबसे पहले और जरूर होनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। अपडेट आपको लगातार देती रहूंगी। अब मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।